जब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, प्रारंभिक आकारों को समझना। अध्याय 5। प्रारंभिक आकार क्या होता है? जैसे रेखाखंड, रेखाखंडों को मापना। रेखाखंड क्या होता है? ऐसे ये कोई लाइन अगर ऐसे हम खींच दिया तो इसको बोलते हैं रेखाखंड, रेखाखंड। और अगर इस तरह से दोनों तरफ तीर बना देते हैं तो इसको बोलते हैं, ये आपका रेखा हो गया, इस तरह तीर बना दिया तो इसको रेखा बोलेंगे, ठीक है। और इसी का कोई अगर भाग निकाल कर, इसी भाग को निकाल कर हम यहाँ पर दिखा दे, इसको बोलते हैं रेखाखंड। मतलब इस रेखा का कुछ भाग है ये, ठीक है, इस रेखा का कुछ भाग है जिसको हम क्या करें, यहाँ पर रख दिए तो इसको बोलते हैं रेखाखंड। खंड का मतलब होता है, खंड का मतलब आपका होता है भाग, और रेखा का मतलब रेखा। तो रेखा का कोई भाग हो उसको क्या बोलेंगे? रेखाखंड। और क्या होता है, रेखाखंड का अलग अलग माप होता है। जैसे ये इसकी माप अलग होगी, ये एक बड़ा, इसकी माप अलग होगी, उससे भी छोटा अगर खींच दें इसकी माप अलग होगी, इसकी माप अलग, हर एक की माप क्या होगी? अलग अलग होगी। इसमें जैसे ए और बी दिया है और सी और डी दिया है, तो सबसे पहले क्या कर रहा है, रेखाखंड को तुलना करना। कैसे तुलना कर सकते हैं? सबसे पहले देख कर सकते हैं इसमें बड़ा कौन है। तो जो सबसे ज्यादा बड़ा आपको दिख रहा है नॉर्मली, वो क्या सबसे बड़ा है? ए बी बड़ा है किससे? सी डी से, ये हो गया। और अगला क्या होता है? अक्ष द्वारा, अक्ष नहीं होता है, अक्ष होता है। अक्ष द्वारा तुलना करके, ये जैसे एक सीधी लाइन खींचा हुआ है, इधर पीछे क्या था? तिरछा लाइन खींचा था, तो आपको लग रहा है कि हाँ ये ठीक है, ये बड़ा है, ये छोटा है। इसमें क्या है, इसमें अगर एक सीधा सीधा खींच दिया गया, इस तरह से खींच दिया गया और कहे कि अब इसमें कि कौन बड़ा, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ कौन बड़ा हो सकता है। कंफर्मेशन नहीं हो सकते, मतलब निश्चित नहीं है कि आपका ए बी बड़ा है या सी डी बड़ा है, लेकिन देखने से आपको लग रहा है कि सी डी बड़ा है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा कठिन होता है, इसको भी हमको क्या करना, अक्ष खींचना पड़ता है, लेकिन हर एक रेखाखंड पर अक्ष नहीं खींच सकते हैं। तो इसको कैसे सही करेंगे? आगे आता है आपका तीसरा, रूलर और डिवाइडर द्वारा। रूलर आपका पटरी और डिवाइडर प्रकार, जिसको बोलते हैं प्रकार, इसके द्वारा कर सकते हैं। इसको हिंदी में पटरी बोलते हैं या इंग्लिश में रूलर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तो अगर कोई रेखा है, रेखाखंड है, इसको अगर हम पटरी से नापेंगे तो 5 सेंटीमीटर आएगा, कुछ करके आएगा। लेकिन इधर में क्या है, इधर में हम देख कर तो नहीं बता सकते ना कि ये कितना सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम आपको देख कर बता सकते हैं कि हाँ ये 5 सेंटीमीटर है। और दूसरा कोई अगर है तो ये 3 सेंटीमीटर का हो गया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये सी डी हो गया, ये आपका ए बी हो गया। तो इसमें आसानी से बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा हमारा ए बी हो गया, ए बी सबसे बड़ा हो गया और सी डी क्या हो गया? छोटा हो गया। इसी तरह अगर ये प्रकार है, प्रकार से अगर आप इस पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे और ये वाला जो पॉइंट आपको मान लीजिए ई और क्यू, तो पी वाले पॉइंट को आप यहाँ रखिए, क्यू वाले पॉइंट को यहाँ रखिए, ठीक है। और जितना आया उसी को उठाकर फिर इस P वाले पॉइंट को यहाँ रखिए और Q वाले पॉइंट को देखिए कहाँ आता है। यहाँ आता है तो दोनों बराबर होंगे, अगर आगे आता है तो मतलब ये वाला छोटा होगा। मान लीजिए Q यहाँ पर आ गया, इसका मतलब क्या, CD छोटा हो जाएगा। और हो सकता है कि ये यहाँ इधर ना आके इधर कहीं आए, यहाँ पर अगर Q आ गया, देखने से ही छोटा लग रहा है हालांकि, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर अगर Q आ गया तो इसका मतलब क्या, ये इसका क्या एक्स्ट्रा हो गया, इसका मतलब क्या होगा, CD आपका बड़ा हो जाएगा। तो डिवाइडर से ऐसे हम पता लगा सकते हैं। देखिए स्थिति के कारण त्रुटि क्या हो सकती है, जैसे हम सही से नहीं देखते हैं, ठीक, हम यहाँ से खड़े होकर देखने लगे या यहाँ से खड़े होकर देखे या यहाँ से खड़े होकर देखे, तो मतलब स्थिति कंडीशन होती है कि किस पोजीशन में देखा जाए कि रेखा सही है या नहीं, ठीक है। तो रेखा देखने के लिए हमेशा सीधा आपको इस रेखा के सामने खड़ा होना पड़ेगा, तभी आप देख सकते हैं। तिरछा देखने पर भी त्रुटि होगी, ये तिरछे हैं सब, और आपको सीधा अगर देखेंगे तो जाके सही होगा। ऐसा नहीं कि सीधा का मतलब आप यहाँ से देखने लगे, ये भी आपका तिरछा हो गया। सीधा का मतलब ये जो लाइन है, इसी लाइन के एकदम जस्ट सामने से देखना है। सामने से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये लाइन सीधी है या तिरछी है, ठीक है, तो उससे पता चलेगा आपको। चलिए देखिए प्रश्नावली 5.1 में पहला क्वेश्चन,
क्या करें, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि होगी, देखकर करने से, देखकर करने से सही माप नहीं मिल सकती, सही माप प्राप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्योंकि क्या होगा, हम तो अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि अनुमान गलत हो सकता है, गलत हो सकता है। ठीक, इसलिए इसमें ये हानि होगी आपकी। ठीक, इसमें पीछे दिया भी है कि अगर देख कर तुलना करेंगे तो क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई हमको, ये लंबाई हमको क्या होगी, अलग अलग दिखाई दे सकती है। हो सकता है कोई एक समान हो, बराबर रेखाएं हो, लेकिन देखने से लगे कि ये छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो ये ऐसा नहीं हो, ऐसा हो सकता है, तो ये इसका नुकसान है। अगला देखिए, एक रेखाखंड की माप मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक है। डिवाइडर, रूलर में क्या होता है, देखिए जो आपका रूलर है इसमें लाइनिंग बनी होती है, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके लिखे हैं, इसके बीच में भी लाइनिंग है, 1 से लेकर 10 तक की लाइनिंग खींची है। तो मान लीजिए कोई लाइनिंग आपकी किसी दो लाइनिंग के बीच में है, जैसे एक ये लाइनिंग छोटी वाली है और ये छोटी वाली लाइनिंग, इन दोनों लाइनिंग के बीच में आ गई, और अगले का भी माप आप कर रहे हैं, तो अगला माप भी इन्हीं के बीच में ही लगभग आ रहा है, आगे पीछे, लेकिन कोई एक ज्यादा है कोई एक कम है, तो उस केस में क्या होगा, हम पटरी से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आपका डिवाइडर है तो डिवाइडर को हम जहाँ रखेंगे, जैसे रखेंगे, जैसे यहाँ पर उसका पी रख दिए और क्यू जहाँ पर भी आएगा वो क्यू होगा, तो उसमें क्या हो सकता है, आराम से मालूम हो जाएगा। अगर ये जो क्यू वाला हिस्सा है थोड़ा सा भी अगर इससे आगे निकलेगा, इसका मतलब क्या है, जिसको भी नाप रहे हैं वो बड़ी होगी और जिसको नाप के यहाँ पे रखा है वो क्या होगा, छोटा होगा। तो ये इसका फायदा होता है। डिवाइडर से रेखाखंड की माप अधिक सही आती है, अधिक सही प्राप्त होगी, क्योंकि इससे रेखाखंडों की, एक से ज्यादा भी हो सकता है, 2 से ज्यादा हो सकता है, रेखाखंडों की तुलना माप कर नहीं बल्कि उनकी लंबाई की तुलना की जाती है, तुलना की जाती है, इसलिए क्या होगा, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो रेखाखंडों की तुलना माप कर नहीं करते बल्कि उसकी लंबाई की तुलना करते हैं। ठीक है, ये आपका डिवाइडर है, तो इस डिवाइडर से उसकी लंबाई की तुलना डायरेक्ट करते हैं। मापना कितना कितना आ रहा है कितना नहीं, हम वो चीज नहीं निकालते, बस उसकी लंबाई कितना है उसको निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका तीसरा दिया, कोई रेखाखंड ये इसको बोलते हैं रेखाखंड। अगर ये नहीं भी लिखा रहेगा तो इसका मतलब, अगर इसके ऊपर सीधे एक लाइनिंग कर दिया इसका मतलब होता है रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड खींचिए, तो कोई रेखाखंड आप खींच लीजिए, मान लीजिए कोई रेखाखंड, चलिए हमने खींच लिया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, ए बी रेखाखंड, ए बी हो गया। ए और बी के बीच में कोई बिंदु सी लीजिए कोई बिंदु हमने सी ले लिया। ए बी बी सी और सी ए की लंबाई मापिए, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, क्या ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी, क्या ए बी बराबर ए सी, तो कह रहा है क्या ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी। देखिए क्या बोल रहा, ये जो पूरा है यहां से यहां तक आपका ए बी बराबर
AC प्लस CB, ठीक है। इसको नाप कर देखते हैं कैसे, कितना आता है। देखिए नापते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको ताकि आपको देखने में आसानी हो। देखिए यहाँ से देखिए, ये पूरा आपका हिस्सा, ये 0 और ये आप कितना मान सकते हैं, 6.4 मान लीजिए, 6 क्योंकि आपका 6.4 सेंटीमीटर कुछ भी मान सकते हैं। इसके बाद 6.4 से ये कितना आ गया, 12 पर आ गया। तो इसका मतलब 12.0 6.4, इसको क्या करेंगे, हटाते हैं। 6.12 में से 12 में से 5 गया 7, ये 11 में से हो गया 5, तो ये आ गया 5.6, ठीक है। अब ये टोटल है कितना है, ये ए बी कितना है, ये 12 है। इसको क्या किया, 2 भागों में बांट दिया, एक को 6.4 और दूसरे को 5.6 में बांट दिया। तो जब हमने बांटा तो किस में आ गया, देखिए वही तो कह रहा था आपका। ये जो है आपका ए बी क्या है, ये 12 हो गया, और इसको ए सी कितना आ गया, 6.4 आ गया, प्लस ये आपका सी भी कितना है, 5.6 आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दोनों 12 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, ये उत्तर क्या हो जाएगा। हाँ, इसमें नोट में क्या दिया, देखिए नोट में दिया, किसी रेखाखंड के रेखा पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित हो कि ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी है, तो निश्चित रूप से बिंदु सी ए बी और बी सी के बीच में स्थित होगा, ठीक। तो अगर किसी बिंदु को, मतलब ये कोई आपकी मान लीजिए कोई रेखा है ए और बी, और ये टोटल क्या है 12 सेंटीमीटर का, तो सी को हम क्या करें, ए से 6 सेंटीमीटर दूरी पर रख दें, तो अगला भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर दूर होगा, ठीक है। वही चीज है, तो निश्चित रूप से सी बिंदु ए और बी के बीच में स्थित होगा, मतलब सी बिंदु ए और बी के बीच में स्थित होगा, इस कहीं पर मौजूद होगा, ठीक है। बीच का मतलब बीचों बीच नहीं कह रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बीचों बीच ऐसा वो नहीं बोल रहा, बस कह रहा है क्या, ए और बी के बीच में स्थित है। ए और बी के बीच में स्थित यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है, मतलब ए और बी के बीच में रहेगा, ठीक। आगे देखिए, एक रेखा पर ए बी और सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी 8 सेंटीमीटर, इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है। इसको कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए भी हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा आपका, नाप के करें, नाप के बनाते हैं जो कह रहा है जिसके हिसाब से। ए बी कितना है आपका, ए बी आपका 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी 8 सेंटीमीटर। देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, के बाद यहां से एक लाइन खींचते हैं। ए बी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, देखिए ए बी 5 सेंटीमीटर, ए बी ये गया आपका 5 सेंटीमीटर। फिर बी सी कह रहा है कितना, बी सी 3.3 सेंटीमीटर, बी और सी आगे कितना 3 सेंटीमीटर, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, ये हो गया आपका सी 3 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पे आपका बी है, और क्या कह रहा है ए सी 8 सेंटीमीटर। देखिए
AC 8 सेंटीमीटर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 8 सेंटीमीटर है ना। 5 + 3 जोड़ें कितना, AC बराबर AB + BC। AC कितना है, AC देखिए ये AB 5, BC 3, जोड़ेंगे तो 8 सेंटीमीटर। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो दूसरा बिंदु है अन्य बिंदुओं के बीचों बीच स्थित है, मतलब इनके अन्य बिंदुओं के बीच स्थित है। ये इसका मतलब क्या है, जो B है हमारा, B A व C के बीच स्थित है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से आपको बनाना है। आप इसको जूम कर लेंगे, हम आपको जूम करके दिखा भी दिए कैसे है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, जांच कीजिए संलग्न आकृति में D रेखाखंड AG, A रेखाखंड A और G का मध्य बिंदु क्या है, D है। A और G का रेखा मध्य बिंदु क्या है, D है। क्या करते हैं, A से आगे जितना कदम बढ़ेंगे उतना कदम क्या है, G से भी बढ़ते चले आएंगे पीछे। A से एक कदम बढ़े, G से एक कदम यहाँ आ गए, A से एक कदम B पर, B से एक कदम आ गया तो C पर, E से एक कदम आ गया तो F से एक कदम आ गया E पर, और C से एक कदम आ गया तो D पर, E से एक कदम आ गया तो हमारा D पर। इसका मतलब क्या है, उत्तर हाँ में हो जाएगा। D मध्य में स्थित है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AG के बीचों बीच D स्थित है। ठीक, D स्थित है, D क्या, बिंदु, बिंदु D स्थित है। ठीक, ये हो गया आपका, इतना छोटा सा था। अगला देखते हैं, रेखाखंड B रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है। B जो हमारा रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, चलिए बना देते हैं इसको, एक एक लाइन बनाते चलते हैं। B यहाँ पे रखा गया, B A और C, ये दोनों के आपस में बराबर हैं। इसको ऐसा करते हैं, इसका मतलब बराबर है। और C रेखाखंड BD का मध्य बिंदु है। C जो है रेखाखंड B और D का मध्य बिंदु है, तो C जो है हमारा हमारे D है। ठीक, B और D का मध्य बिंदु क्या है, C है आपका। ठीक है, हमारा C हो गया B और D का मध्य बिंदु। जहां A B C और D एक ही रेखा पर स्थित हैं, बताइए कि AB बराबर CD क्यों, AB बराबर CD ऐसा क्यों है। तो AB बराबर CD, देखिए कैसे, AB बराबर BC क्या है, दिया है, और BD का मध्य बिंदु C है, इसलिए BC बराबर CD। आपका BC जो है CD के बराबर हो गया। अभी क्या कह रहा है, AB बराबर CD, इसलिए इसको एक करते हैं, इसको दो, इसलिए एक तथा दो की तुलना करने पर
एक दो की तुलना करेंगे तो क्या आएगा, ए बी क्यों कह रहा है, ए बी और सी डी, तो ए बी, इसमें कॉमन क्या है, बी सी दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों क्या करते हैं, हटा देते हैं, ये दोनों क्या आ जाएंगे, हट जाएंगे, बचेगा क्या, ए बी बराबर सी डी, तो लिख देते हैं ए बी बराबर सी डी, यही वो कह रहा था। ठीक, ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 5 त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए, प्रत्येक त्रिभुज में जांच कीजिए कि किन्हीं 2 त्रिभुजों की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब देखिए कैसे, त्रिभुज खींच लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। जैसे हो गया आपका ए बी सी, उसके कहने का मतलब क्या है, किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग, मान लीजिए ए बी प्लस बी सी बड़ा क्या होगा, हमेशा ए सी से बड़ा होगा, यही इसके कहने का मतलब है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पटरी से नापना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइडर से या रूलर से। देखिए एक हम नाप लेते हैं, बाकी सबको बना देते हैं, अब अपने से कर लीजिएगा। ये हो गया आपका। ठीक, देखिए नापते हैं एक करके, यहाँ रखिए, यहाँ रख के जूम कर देते हैं। देखिए ये हो गया आपका। तो कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगला घूमने में दिक्कत हो रही है। ठीक, यहाँ पे हो गया आपका, ये भी लगभग 6 है, ये भी 6 सेंटीमीटर। ये लास्ट जो बचा आपका, ये कितना हो गया आपका, 7.5, 7.2। ठीक, देखिए अब ये जो है क्या बोल रहा है, ए बी कितना हो गया, ए बी कितना हो गया 7.2 प्लस बी सी कितना हो गया 6, बड़ा कर दिया कितना, ए सी से बड़ा है तो कितना है 7 और 6 13, 13.2 बड़ा हो गया किससे, 6 से। देखिए बड़ा हो गया। इसी तरह से आपको और त्रिभुज बनाने और सबकी नाप इसी तरह से करनी है जैसे हम किए हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम त्रिभुज बनाना है तो बना देते हैं, कैसे है, जैसे एक त्रिभुज ऐसे बना लीजिए कोई अपने मन से जो समझ में आए। एक ऐसा हो गया, दूसरा आपका सिंपल इस तरह से भी बना सकते हैं, ये हो गया। तीसरा ऐसा वाला हो गया, ये हो गया। कोई सा भी त्रिभुज आप बना सकते हैं जो मन करे। ठीक, चौथा आपका ये हो गया। ठीक, 5 त्रिभुज हो गए। अब इन सभी 5 का क्या करेंगे, माप निकाल लेंगे। पी क्यू आर एक्स वाई जेड एम एन ओ,
KLM। ठीक है, इनका नामकरण कर दिया। हम सबको नापेंगे और नाप के लिख लेंगे, जैसा भी जो मान आएगा उसको लिख देंगे, हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक आपका दिया है कोड, सम कोड और रिजू कोड। इसको देखते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।